इस कहानी की शुरुआत हमें एक ऐसे समय में लेकर जाती है जब दुनिया युद्ध के साए में थी। ये कहानी उस टकराव की है जिसे ना तो अमेरिका भूल पाया और ना ही जापान। हम साल 1937 में पहुंचते हैं जहां टोक्यो में एक अहम मीटिंग चल रही होती। इस मीटिंग में अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के बड़े अधिकारी मौजूद होते हैं। बातचीत खत्म होने के बाद माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। जापान की तरफ से एक अधिकारी साफ शब्दों में इशारा करता है कि अगर अमेरिका ने उनकी तेल सप्लाई रोकने की कोशिश की तो इसका जवाब युद्ध से दिया जाएगा। उस समय ये बात सिर्फ एक चेतावनी लगती है, लेकिन आने वाले समय में ये चेतावनी सच साबित होने वाली होती है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम 1941 में पहुंच जाते हैं। अब दृश्य बदलकर खुले समुद्र का हो जाता है, जहां अमेरिकी नेवी की एक टीम अभ्यास कर रही होती है। इस टीम को एक पायलट लीड कर रहा होता है जो आसमान में अपने शानदार स्टंट दिखा रहा होता है। उसकी उड़ान देखकर साफ पता चलता है कि वो अपने काम में बेहद माहिर है, लेकिन उसके इस अंदाज से उसके सीनियर खुश नहीं होते हैं। अब जैसे ही वो वापस आता है उसको डांट पड़ती है क्योंकि उसे इस तरह के जोखिम भरे करतब नहीं करने चाहिए थे। उधर दूसरी ओर हालात अचानक बहुत तेजी से बदल जाते हैं। बिना किसी चेतावनी के जापान अमेरिका पर हमला कर देता है। यह हमला इतना अचानक और खतरनाक होता है कि अमेरिकी बेस पर खड़े जहाजों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, जहाजों में आग लग जाती है और कई सैनिक मौके पर ही मारे जाते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच वही पायलट अपने साथियों को बचाने के लिए बिना अपनी जान की परवाह किए आगे बढ़ता है। वो लगातार लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसका एक बहुत करीबी दोस्त भी बुरी तरह घायल हो जाता है। वो उसको बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देता है। ये पल उसके लिए बेहद दर्दनाक होता है। हमले के बाद पूरा बंदरगाह एक भयानक मंजर में बदल जाता है। चारों तरफ जलते हुए जहाज, धुआं और घायल लोग दिखाई देते हैं। इन सबको देखकर हर कोई अंदर से हिल जाता है। पायलट भी इस हादसे से पूरी तरह टूट जाता है, खासकर जब उसे अपने दोस्त की मौत की खबर मिलती है। वो जाकर अपने दोस्त के शरीर को देखता है जो पूरी तरह जल चुका होता है। उसे अपने दोस्त की कुछ यादगार चीजें दी जाती हैं जिन्हें उसे उसके परिवार तक पहुंचाना होता है। ये जिम्मेदारी उसके दर्द को और बढ़ा देती है। उधर अमेरिकी अधिकारी अब पूरी तरह सतर्क हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अब ये सिर्फ एक हमला नहीं है, बल्कि एक बड़े युद्ध की शुरुआत है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उन्हें ये नहीं पता कि जापानी सेना कहां से हमला कर रही है और कैसे इतनी आसानी से उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। इसी वजह से वो लगातार दुश्मन की तलाश में जुट जाते हैं। अब यहीं से ये कहानी एक बड़े मोड़ पर पहुंचती है, जहां अमेरिका भी पूरी तरह इस युद्ध में उतर जाता है। अब ये सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपनी ताकत और अस्तित्व को साबित करने की जंग बन चुकी होती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अमेरिका इस हमले के बाद पूरी तरह एक्शन में आ चुका होता है। अमेरिकी सरकार इस पूरे मामले की जिम्मेदारी एक अनुभवी जनरल लिमिट को सौंप देती है। उनका काम होता है हालात को समझना, रणनीति बनाना और जरूरत पड़े तो जापान के साथ बातचीत का रास्ता भी तलाशना। लिमिट इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हालात इतने आसान नहीं होते हैं। दूसरी ओर हम बेस्ट को देखते हैं, जो अपने दोस्त की मौत से अभी तक उभर नहीं पाया होता। वो अपने दोस्त की पत्नी से मिलने जाता है और उसकी सारी चीजें उसको सौंप देता है। वहां पर वो अपने दोस्त की बहादुरी के बारे में बताता है और एक भावुक भाषण देता है, जिससे साफ पता चलता है कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और बाहर निकल जाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात लिमिट से होती है और वो गुस्से में उन पर भड़क जाता है। उसको लगता है कि अब बातचीत का समय नहीं है, बल्कि ये समय बदला लेने का है। वही लिमिट अपने ऑफिस पहुंचते हैं और अपने साथियों को बताते हैं कि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि जापान कुछ बड़ा करने वाला है। वो 1937 की उस मीटिंग को याद करते हैं जहां जापान ने अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी थी, लेकिन उस समय किसी ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। अब हालात बदल चुके होते हैं और युद्ध पूरी तरह शुरू हो चुका होता है। समय बीतता है और हम 1942 में पहुंचते हैं, जहां दोनों देशों के बीच सीधा मुकाबला शुरू हो चुका होता है। समुद्र के बीच अमेरिका और जापानी सेनाएं आमने सामने होती हैं। बेस्ट और उसकी टीम लगातार दुश्मन पर हमला कर रहे होते हैं। आसमान में लड़ाकू विमानों की तेज आवाज गूंज रही होती है और चारों तरफ
गोलियों और बमों की बारिश हो रही होती है। जापानी एयरफोर्स भी पूरी ताकत से हमला करती है और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाती है, लेकिन अमेरिका भी पीछे नहीं हटता है और पूरी ताकत से जवाब देता है। इसी बीच एक सीन में हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए माहौल थोड़ा शांत हो जाता है और लोग अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं। बेस्ट भी अपनी पत्नी के साथ कुछ पल बिताता है, लेकिन युद्ध का दबाव उसके चेहरे पर साफ नजर आता है। उसकी पत्नी उससे सवाल करती है कि उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई, जहां पर उसको समझाया जाता है कि वो बहुत जोशीला है, इसलिए उसे कंट्रोल में रखना जरूरी है। जिसके बाद ये कहानी एक बड़े मिशन की तरफ बढ़ती है, जहां अमेरिका जापान पर सीधा हमला करने की योजना बनाता है। एक खास टीम तैयार की जाती है, जिसका लीडर एक अनुभवी पायलट होता है। उनका मिशन होता है जापान की राजधानी तक पहुंचकर वहां पर बम गिराना, ताकि उन्हें करारा जवाब दिया जा सके। ये टीम अपने मिशन पर निकलती है और काफी जोखिम उठाते हुए जापान के इलाके तक पहुंच जाती है। वो सफलतापूर्वक बमबारी करते हैं और ये मिशन एक बड़ी सफलता माना जाता है। लेकिन वापसी के दौरान उनके सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। उनके विमानों का ईंधन खत्म होने लगता है। मजबूरी में उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। दूसरी ओर जापान के अधिकारी इस हमले से हिल जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि दुश्मन उनकी राजधानी तक पहुंच गया है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। उनके नेता गुस्से और दुख में ये मान लेते हैं कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनके साथी उन्हें समझाते हैं कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और उन्हें इसका जवाब देना होगा। इधर जिन पायलट्स ने हमला किया था वो चीन के इलाके में उतरते हैं। वहां के लोग उनको पकड़ लेते हैं क्योंकि वो उनकी भाषा नहीं समझ पाते। लेकिन जब एक स्थानीय व्यक्ति उनको समझाता है कि ये लोग जापान के खिलाफ लड़ रहे हैं, तब माहौल बदल जाता है। लोग समझ जाते हैं कि ये दुश्मन नहीं बल्कि उनके साथी हैं। फिर वो उनकी मदद करने लगते हैं। अब यहीं से कहानी और भी रोमांचक हो जाती है, जहां युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि हिम्मत, रणनीति और जज्बे का बन जाता है। जिसके बाद ये कहानी तेज रफ्तार पकड़ती है। जब अमेरिकी पायलट्स चीन में उतरते हैं तो वहां के लोग उनको पहचान नहीं पाए थे, लेकिन अब वो लोग उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अपने गांव की तरफ ले जाने लगते हैं। लेकिन रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि बीच में जापानीज उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे उनके कई विमान तबाह हो जाते हैं। ये देखकर हर कोई अंदर से हिल जाता है, क्योंकि अब ये साफ हो जाता है कि इस युद्ध में मासूम लोग भी बुरी तरह फंस चुके हैं। उधर जापान की तरफ गुस्सा और भी बढ़ चुका होता है, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका ने जानबूझकर ऐसे इलाकों में हमला किया है जहां पर आम लोग रहते हैं। इसी बीच अमेरिका की तरफ से लिमिट हालात को ध्यान से समझ रहा होता है। उसको शक होने लगता है कि जापान सिर्फ एक जगह पर हमला नहीं करेगा, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति छुपी है। वो अपने अधिकारियों को समझाता है कि कोरल सी पर हमला सिर्फ एक चाल हो सकती है, असली निशाना कुछ और है। धीरे धीरे उसको अंदाजा हो जाता है कि जापान मिडवे आइलैंड पर हमला करने की योजना बना रहा है। ये बात बहुत अहम होती है, क्योंकि अगर मिडवे पर कब्जा हो जाता है तो जापान आगे बढ़कर हवाई तक भी पहुंच सकता था। लिमिट अपनी इंटेलिजेंस टीम के साथ मिलकर जापानी कोड को समझने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद उनको ये समझ आ जाता है कि दुश्मन का अगला कदम क्या होने वाला है। अब अमेरिका भी पूरी तरह तैयारी में लग जाता है। मिडवे आइलैंड पर बड़ी संख्या में सैनिक और जहाज तैनात कर दिए जाते हैं। दूसरी ओर हम बेस्ट को देखते हैं, जिसे अब अपनी टीम को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई होती है। वो रोज अपने साथियों के साथ अभ्यास करता है और उन्हें हर हालात के लिए तैयार करता है। लेकिन इसी दौरान एक दुखद हादसा हो जाता है। उसकी टीम का एक सदस्य ट्रेनिंग के दौरान डर जाता है और उसका विमान कंट्रोल से बाहर हो जाता है। कुछ ही पलों में वो समुद्र में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये हादसा बेस्ट को अंदर से तोड़ देता है। उसको लगने लगता है कि शायद वो एक अच्छा लीडर नहीं है और उसी की वजह से लोग मर रहे हैं। वो अपनी पत्नी से अपनी ये बात साझा करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसको समझाती है कि वो एक अच्छा लीडर है और ऐसे हादसे युद्ध का हिस्सा होते हैं। ये बातें सुनकर बेस्ट खुद को संभालने की कोशिश करता है और फिर से अपनी टीम को तैयार करने में लग जाता है। उधर अमेरिकी अधिकारी एक बड़ी मीटिंग करते हैं, जहां पर यह तय किया जाता है कि जापान कब और कैसे हमला कर सकता है। इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के आधार पर वो पूरी रणनीति बनाते हैं ताकि दुश्मन को सही समय पर जवाब दिया जा सके। अब माहौल पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हो चुका होता है।
सभी सैनिक अपने अपने जहाजों और विमानों के साथ तैयार खड़े होते हैं। बेस्ट अपने साथियों को मोटिवेट करता है और कहता है कि उन्होंने जो ट्रेनिंग ली है अब उसे साबित करने का समय आ गया है। अब जैसे ही शाम होती है, ठीक उसी समय युद्ध की शुरुआत हो जाती है। आसमान में लड़ाकू विमानों की गूंज, चारों तरफ गिरते बम और गोलियों की आवाजें माहौल को पूरी तरह भयावह बना देती हैं। जापानी सेना जोरदार हमला करती है और हर तरफ तबाही मचने लगती है। अब ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि हिम्मत और रणनीति की बन चुकी होती है और यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े और निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि जापानी सेना भारी पड़ रही है और वो लगातार हमला करते हुए अमेरिकी विमानों को गिराने लगते हैं, लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता है हालात धीरे धीरे बदलने लगते हैं। अमेरिकी सेना पहले से तैयार होती है क्योंकि उनको अंदाजा था कि दुश्मन हवाई हमला जरूर करेगा। इसलिए जैसे ही जापानी विमान नीचे आते हैं, अमेरिकी जहाजों से उन पर जोरदार फायरिंग शुरू हो जाती है। धीरे धीरे अमेरिकी एयरफोर्स पलटवार करती है और जापानी जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर देती है। ये देखकर जापानी अधिकारी हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अमेरिका को उनकी योजना के बारे में पहले से कैसे पता चल गया। गुस्से में आकर वो फैसला लेते हैं कि पहले अमेरिकी जहाजों को खत्म किया जाए, उसके बाद बाकी का हमला किया जाएगा। इसी बीच अमेरिकी पनडुब्बियां भी एक्शन में आ जाती है और दुश्मन के जहाजों पर हमला करने लगती है। हालांकि कुछ जापानी जहाज इस हमले से बच निकलते हैं, लेकिन अब दोनों तरफ से लड़ाई पूरी ताकत से चल रही होती है। अब बेस्ट और उसकी टीम भी अपने विमानों के साथ उड़ान भरते हैं। वो दुश्मन के जहाजों को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन तभी बेस्ट को महसूस होता है कि उसके ऑक्सीजन सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। दरअसल उसके टैंक में गलत केमिकल भर गया होता है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसके बावजूद वो मिशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरी ओर उसके साथी दुश्मन के जहाजों को देख लेते हैं और नीचे जाकर उनके ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही जापानी सेना इन विमानों को देखती है, उनको समझ आ जाता है कि अमेरिका पूरी तैयारी के साथ आया है, जिसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अमेरिकी पायलट्स लगातार नीचे जाकर बम गिराते हैं और एक एक करके जापानी जहाजों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस दौरान कई पायलट घायल भी हो जाते हैं, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होता। धीरे धीरे अमेरिकी हमले का असर दिखने लगता है और दुश्मन के बड़े जहाज भी तबाह होने लगते हैं। इधर बेस्ट अपनी हालत खराब होने के बावजूद भी लड़ाई को जारी रखता है। उसके मुंह से खून आने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपनी टीम को लगातार मोटिवेट करता रहता है और उनको याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि अपने देश और अपने साथियों के लिए बदला है। कुछ ही देर में अमेरिकी सेना पूरी ताकत से हमला करती है और जापानी जहाजों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाती है। ये देखकर जापानी अधिकारी भी समझ जाते हैं कि अब हालात उनके हाथ से निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं होते। आखिरकार जैसे जैसे शाम होने लगती है, युद्ध का रुख पूरी तरह बदल जाता है। अमेरिकी सेना एक के बाद एक दुश्मन के जहाजों को खत्म कर देती है। अब समुद्र में कोई बड़ा जापानी जहाज नहीं बचता। ये देखकर सभी अमेरिकी सैनिक राहत की सांस लेते हैं और धीरे धीरे अपने जहाजों की तरफ लौटने लगते हैं। लेकिन इस जीत के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष, हिम्मत और बलिदान छिपा होता है और यहीं से कहानी ये अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ने लगती है। अब लड़ाई खत्म होने के बाद धीरे धीरे सारे विमान वापस अपने जहाज और यूएस एयरबेस पर लौटने लगते हैं। एक एक करके पायलट्स उतरते हैं, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही होती है और वो था बेस्ट। वो अभी तक वापस नहीं आया होता और इसी वजह से सभी लोग चिंतित होकर आसमान की तरफ देखते हैं। दूसरी ओर कहानी हमें अमेरिका के उन घरों में ले जाती है जहां सैनिकों के परिवार इंतजार कर रहे होते हैं। कई घरों में दुखद खबरें पहुंचती है कि उनके अपने इस युद्ध में जान गंवा चुके हैं। ये माहौल बहुत भारी होता है। वहीं बेस्ट की पत्नी भी बेसब्री से उसकी खबर का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जब उसे कोई सूचना नहीं मिलती तो उसकी चिंता और बढ़ जाती है। उधर वापस समुद्र में अचानक से एक विमान दूर से बेस की तरफ आता दिखाई देता है। सभी की सांसें थम जाती है और जैसे ही वो करीब आता है, पता चलता है कि उसमें बेस्ट है। उसे जिंदा देखकर सबको राहत मिलती है। इसी समय जापानी सेना की हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। उनके कई जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके होते हैं और डूबने लगते हैं।
हालात को समझते हुए उनके अधिकारी एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो अपने ही जहाजों को खुद नष्ट करने लगते हैं ताकि वो दुश्मन के हाथ ना लग सके। कुछ सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना वहीं पर डटे रहते हैं। धीरे धीरे जितने भी जापानी सैनिक जिंदा बचते हैं वो पीछे हटने लगते हैं। इस तरह ये युद्ध खत्म होता है और जीत अमेरिका के हिस्से में आती है। इसके बाद पूरे देश में इस जीत का जश्न मनाया जाता है। जिन सैनिकों ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया उन्हें हीरो की तरह सम्मान दिया जाता है। उनके नाम इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। खास तौर पर बेस्ट, जिसने एक ही दिन में कई दुश्मन जहाजों को तबाह किया, उसे एक महान पायलट के रूप में याद किया जाता है। आगे चलकर वो इस पूरे अनुभव को एक किताब के जरिए दुनिया तक पहुंचाता है ताकि लोग इस कहानी को जान सके। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं थी, बल्कि हिम्मत, त्याग और देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाले जज्बे की कहानी थी। इस पूरी कहानी में हमने देखा कि कैसे कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं ताकि उनके पीछे खड़े लाखों लोग सुरक्षित रहें। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि असली हीरो वही होते हैं जो मुश्किल समय में हार नहीं मानते, चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो जाए। और कभी कभी जीत सिर्फ दुश्मन को हराने में नहीं होती, बल्कि खुद के डर पर काबू पाने में होती है। पहले अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित दमदार और इमोशनल कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आप हमको कमेंट करके जरूर बताना कि इस पूरी कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा इमोशनल या फिर इंस्पायरिंग लगा। तो इसी के साथ मिडवे की ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन आप जानते हैं हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई जबरदस्त कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।